हेलो फ्रेंड्स, तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो इससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी रिगार्डिंग द अपलोडिंग ऑफ आवर न्यू वीडियोस। तो गाइस, जैसा कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था अबाउट यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सॉल्यूशन यूनिट से एक टॉपिक विच इज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स, कि वो सॉल्यूशंस जिनमें सॉल्यूट एक गैसियस सब्सटेंस है और सॉल्वेंट एक लिक्विड सब्सटेंस है। तो ऐसे सॉल्यूशंस की अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये दो कोफिशिएंट्स पे डिपेंड करती है। एक इसमें है सॉल्युबिलिटी कोफिशिएंट और सेकंड वन है इसमें एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, सॉल्युबिलिटी कोफिशिएंट एंड एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। तो अगर हम फर्स्टली बात करते हैं सॉल्युबिलिटी कोफिशिएंट की, तो सॉल्युबिलिटी कोफिशिएंट के लिए हम कहते हैं कि अगर हमारे पास 1 क्यूबिक सेंटीमीटर लिक्विड है तो उस लिक्विड में जितनी क्वांटिटी में हम गैस को ऐड करते हैं अगेन इन क्यूबिक सेंटीमीटर्स टू फॉर्म ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो इन कंडीशंस में वॉल्यूम ऑफ गैस डिसॉल्व, जितनी गैस डिसॉल्व होगी दैट विल डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ सॉल्युबिलिटी कोफिशिएंट। कि अगर हम एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन को प्रिपेयर कर रहे हैं जिसके लिए हमने कहा हम लेंगे 1 क्यूबिक सेंटीमीटर लिक्विड, तो उसमें जितनी क्वांटिटी में हम इन क्यूबिक सेंटीमीटर्स ऐड करेंगे वॉल्यूम ऑफ गैस, तो उन कंडीशंस में जितनी क्वांटिटी में हम गैस को क्यूबिक सेंटीमीटर्स में ऐड करेंगे दैट क्वांटिटी इज नोन एज सॉल्युबिलिटी कोफिशिएंट। और इसी तरह से अब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है कि सेम सैचुरेटेड सॉल्यूशन को जब हम प्रिपेयर करेंगे बट कंडीशंस विल बी एनटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, कि जब हम सॉल्युबिलिटी को मेजर करेंगे नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस में, देन दैट क्वांटिटी और वॉल्यूम ऑफ गैस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। तो अब अगर हम बात करते हैं गैसेस की सॉल्युबिलिटी, तो गैसेस की सॉल्युबिलिटी को 3 फैक्टर्स मेजर अफेक्ट करते हैं जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर, second one is nature of gas and solvent, and third one is the effect of temperature। तो सबसे पहला गाइस हम फैक्टर डिस्कस करेंगे इसमें इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो गैसेस का जो प्रेशर है ये सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करता है, जिसको क्वांटिटेटिवली डिस्कस किया था बाय हेनरी इन 1803 एंड ऑन हिज नेम this law is known as Henry's law, and according to Henry's law mass of gas dissolved is directly proportional to the pressure of gas in equilibrium with the liquid at constant temperature। कि जितनी ज्यादा हम गैस का प्रेशर इंक्रीज करेंगे उतनी ज्यादा गैस किसी भी गिवन अमाउंट ऑफ लिक्विड में डिसॉल्व होगी। कि गैसेस का प्रेशर जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा गैस गिवन अमाउंट ऑफ लिक्विड में डिसॉल्व होगी। गाइस, जैसा कि आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा कि जब रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है तो जब हम एक्सहेल करते हैं माउथ से, अगर हम एयर को ब्लो करें तो ये जो हमने एयर को ब्लो किया इट कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और हम जो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं बेवरेजेस, उन ड्रिंक्स में भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट होती है, ये तो गाइस आपको पता है। पर अगर हम एक स्ट्रॉ ले लें, उससे अगर हम एयर को ब्लो करें गिवन अमाउंट ऑफ लिक्विड में, तो इस तरह से जब हम एयर को ब्लो करेंगे स्ट्रॉ के थ्रू तो उस लिक्विड में हम कार्बन डाइऑक्साइड को ज्यादा डिसॉल्व नहीं कर पाएंगे जितनी ज्यादा वो कार्बन डाइऑक्साइड उन कोल्ड ड्रिंक्स में डिसॉल्व होती है। तो ऐसा इसीलिए है
क्योंकि उन कोल्ड ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि उसमें जब कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड किया होगा वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर भी ज्यादा होगा, और वो प्रेशर हम अपने माउथ से, अपने मुंह से नहीं क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि जब हम एयर को ब्लो करेंगे स्ट्रॉ के थ्रू तो हम अपने मुंह से उतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर क्रिएट नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड हमें उस गिवन अमाउंट ऑफ लिक्विड में ज्यादा डिसॉल्व नहीं मिलती है। तो हेनरी ने भी हमें सेम यही स्टेट किया कि कोई भी अगर हम गैस लेंगे तो अगर हमें उस गैस की सॉल्युबिलिटी ज्यादा चाहिए किसी भी लिक्विड में तो हमें उस गैस का प्रेशर इंक्रीज करना होगा। तो गैस का जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतनी ज्यादा क्वांटिटी में गैस लिक्विड में डिसॉल्व होगी एट द गिवन कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर। तो मैथमेटिकली इसको एक्सप्रेस किया इस तरह से, m is directly proportional to P, where m is the mass of gas dissolved in the given amount of liquid and P be the pressure of gas in equilibrium with the liquid। कि जितना ज्यादा गैस का प्रेशर होगा उतनी ज्यादा गैस डिसॉल्व होगी गिवन अमाउंट ऑफ लिक्विड में। तो इसलिए रिलेशन विल बी m is directly proportional to P। और अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करें तो हमें यहाँ पे कांस्टेंट मिलता है K, which is known as प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। और ये जो K है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, it depends on the nature of gas, nature of solvent, and its value changes with the temperature and with the units of pressure। K की वैल्यू सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करती है, गैस के नेचर पे डिपेंड करती है, और जिस तरह से टेम्परेचर चेंज हो या प्रेशर की यूनिट्स को अगर हम चेंज करें तो उससे भी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट K की वैल्यू चेंज होती है। एंड फर्दर डाल्टन हु वाज कंटेम्पररी ऑफ हेनरी, who concluded Henry's law or the solubility of gases in liquid independently as the mole fraction of gas in the solution is directly proportional to the partial pressure of gas over the solution। कि अगर हम कोई भी गैस लें तो अगर उस गैस की हमें सॉल्युबिलिटी ज्यादा चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि उस सॉल्यूशन में गैस की मोल फ्रैक्शन ज्यादा हो, ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स गैस के ज्यादा होने चाहिए, ज्यादा गैस डिसॉल्व होनी चाहिए सॉल्यूशन में, तो उसके लिए हमें गैस का प्रेशर इंक्रीज करना होगा। सेम वे में डाल्टन ने भी एक्सप्रेस किया, बट लेकिन मोल फ्रैक्शन की टर्म्स में कहा कि जितना ज्यादा गैस का प्रेशर होगा हमें गैस की मोल फ्रैक्शन उतनी ज्यादा मिलेगी उस सॉल्यूशन में। मींस गैस के नंबर ऑफ मोल्स हमें ज्यादा मिलेंगे सॉल्यूशन में अगर गैस का प्रेशर ज्यादा होगा। सो मैथमेटिकली इसको एक्सप्रेस किया गया एज काई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। काई इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन एंड पी बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस over the solution। So that means chi is directly proportional to P। और यहाँ पे जब हम प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव कर रहे हैं तो हमें कांस्टेंट मिल रहा है K, और थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए यहाँ पे हमने K लिया था, तो यहाँ पे अब हम K नहीं लिख रहे हैं, हम यहाँ पे लिख रहे हैं K डैश, which is also proportionality constant। एंड फर्दर इसी एक्सप्रेशन को हमने एक्सप्रेस किया इस तरह से, P is equal to 1 upon K dash into chi। तो 1 upon K dash is also a constant जिसको हम डिनोट करेंगे K और उसके बेस में लिखा गया H, KH, where this KH is the Henry's law constant। तो यहां से हम Henry's law को फर्दर स्टेट कर सकते हैं इस तरह से, the partial pressure of gas in the vapor phase is directly proportional to the mole fraction of gas in the solution at constant temperature। कि इसी एक्सप्रेशन से हम
फर्दर स्टेट कर सकते हैं हेनरीज लॉ को इस तरह से, द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन द वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो इस तरह से फाइनली स्टेट किया जाता है हेनरीज लॉ को। और ये जो हेनरीज लॉ कांस्टेंट है KH, इसके यूनिट्स हमें एटमॉस्फेयर्स या बाद में हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। और फर्दर यहाँ पे अब हमने केस लिया हुआ है गैस HCl का, कि अगर हम एक सॉल्यूशन को प्रिपेयर करते हैं बाय एडिंग HCl इन साइक्लोहेक्सेन, तो उस केसेस में हमें ये एक प्लॉट मिलता है बिटवीन द पार्शियल प्रेशर ऑफ HCl एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl इन सॉल्यूशन इन साइक्लोहेक्सेन। तो हम देख सकते हैं गाइस, जब हम पार्शियल प्रेशर ऑफ HCl और HCl इन साइक्लोहेक्सेन, जब हम इन दोनों के बीच में ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, एक लीनियर ग्राफ मिलता है। तो ये लीनियर ग्राफ हमें स्टेट करता है कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ HCl है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl। कि यहां पे हमें एक लीनियर ग्राफ मिल रहा है, एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है। ये स्ट्रेट लाइन हमें इंडिकेट करती है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ HCl एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl बोथ ऑफ देम आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, जो कि हमें हेनरीज लॉ में भी यही स्टेट किया गया है कि काई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, कि जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर होगा गैस का सॉल्यूशन में, उतनी ज्यादा उस गैस की मोल फ्रैक्शन होगी सॉल्यूशन में। तो इन जनरल अगर हम कहें कि अगर हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा गैस किसी भी लिक्विड में डिसॉल्व हो, तो उसके लिए हमें उस गैस का प्रेशर इंक्रीज करना होगा। जितना ज्यादा गैस का प्रेशर होगा उतनी ज्यादा गैस डिसॉल्व होगी गिवन अमाउंट ऑफ लिक्विड में या सॉल्यूशन में। तो अब ये जो हेनरीज लॉ है गाइस, इसकी कुछ हमें लिमिटेशंस भी मिलती हैं, जैसे कि हम ये हेनरी लॉ हमें इनवैलिड मिलता है अगर प्रेशर की वैल्यू लो हो, कि लो प्रेशर पे K की वैल्यू में भी चेंजेस हमें मिलती है, वेरिएशंस मिलती हैं। और टेम्परेचर की अगर हम बात करें, टेम्परेचर शुड नॉट बी वेरी लो, क्योंकि उन कंडीशंस में भी हेनरीज लॉ अप्लाई नहीं होगा। और इसके अलावा जो गैस हम ले रहे हैं उस गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, सॉल्युबिलिटी उतनी होनी चाहिए जिससे कि हमें एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिल सके। हाईली सॉल्युबल नहीं होना चाहिए, तब हमें ये हेनरीज लॉ नहीं मिलेगा, अप्लाई नहीं हो पाएगा। और साथ में ये उन गैसेस के लिए भी नहीं है, वो गैसेस जो कि लिक्विड में एसोसिएशन या डिसोसिएशन को शो करें या फिर केमिकली सॉल्वेंट से रिएक्ट करें, तो ऐसी गैसेस के लिए भी ये हेनरी लॉ अप्लाई नहीं होता है। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं हेनरीज लॉ की, कि प्रेशर की वैल्यू काफी ज्यादा लो नहीं होनी चाहिए, टेम्परेचर की वैल्यू काफी ज्यादा लो नहीं होनी चाहिए, और गैसेस की सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए लिक्विड में। और फोर्थ हमने कहा कि गैसेस की सॉल्यूशन में ना एसोसिएशन होनी चाहिए, ना डिसोसिएशन होनी चाहिए, और ना ही गैसेस केमिकली रिएक्ट करनी चाहिए कि उस सॉल्वेंट के साथ। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं, क्योंकि इन कंडीशंस में हमें हेनरीज लॉ नहीं मिलेगा या हेनरीज लॉ अप्लाई नहीं होगा। देन अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो हेनरीज लॉ की एडवांटेजेस भी काफी ज्यादा हैं। तो इंपॉर्टेंट वन की अगर हम बात करें कि जैसे जैसे हम हाई आल्टीट्यूड्स पे जाते हैं तो हाई आल्टीट्यूड्स पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर काफी कम होता है, तो जिसकी वजह से अगर हम हाई आल्टीट्यूड पे जाएंगे तो उस ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर कम होने की वजह से हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की क्वांटिटी भी कम हो जाएगी, तो जिसकी वजह से हमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो उस कंडीशन में हम कैरी करते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर्स।
तो यहाँ पे भी हम इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हेनरीज लॉ कि क्यों हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम होती है जब हम हाई अल्टीट्यूड्स में जाते हैं। इसके अलावा जब स्कूबा डाइविंग है तो उसमें भी सेम इसी तरह से हेनरीज लॉ ही अप्लाई होता है कि जब हम डाइव करते हैं तो उसमें भी हम ऑक्सीजन सिलेंडर्स को अपने साथ कैरी करते हैं। तो डीप सी डाइविंग में ऑक्सीजन सिलेंडर्स में ऑक्सीजन के साथ साथ ऐड किया जाता है हीलियम गैस को विच इज इनसॉल्युबल। तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जब हम डीप सी डाइविंग में भी जाते हैं तो वहां पे भी ऑक्सीजन का प्रेशर हमारी बॉडी में कम हो जाता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो उसकी प्रॉपर सप्लाई के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स को हम अपने साथ कैरी करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस हैं हेनरीज लॉ की। या अगर हम बात करें बेवरेजेस, जो आप गर्मियों के दिनों में अभी हम काफी ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स या बेवरेजेस का यूज करते हैं तो उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट होती है लिक्विड में, तो जिसमें भी अगेन सॉल्युबिलिटी कंसेप्ट को एक्सप्लेन करता है हेनरीज लॉ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस हैं हेनरीज लॉ की। तो ये फर्स्ट था फैक्टर जो गैसेस की सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करता है विच इज हेनरीज लॉ। तो हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंगली गैस का प्रेशर जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा क्वांटिटी में गैस डिसॉल्व होगी गिवन अमाउंट ऑफ लिक्विड में। तो गाइस ये था फर्स्ट फैक्टर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। देन सेकंड फैक्टर की अगर हम बात करें विच इज नेचर ऑफ गैस एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट। तो गाइस गैस और सॉल्वेंट दोनों का नेचर अफेक्ट करता है गैसेस की सॉल्युबिलिटी को। कि डिफरेंट गैसेस shows different solubility to different extent। जिस तरह से अगर हम बात करें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, these gases are highly soluble in organic solvents, while in case of water these gases shows less solubility। कि अगर हम बात करें ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जिस तरह से अगर हम लें इथाइल अल्कोहल, तो इथाइल अल्कोहल में ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन है या हाइड्रोजन है, इनकी सॉल्युबिलिटी हमें ज्यादा मिलती है, जबकि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन की वाटर में सॉल्युबिलिटी कम है। तो अगर हम लेते हैं जैसे अमोनिया है, HCl है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये गैसेस वाटर में ज्यादा सॉल्युबल हैं। तो ऐसा इसलिए होता है गाइस क्योंकि वो गैसेस जो सॉल्वेंट के साथ केमिकल सिमिलैरिटीज को शो करें, वो गैसेस जो सॉल्वेंट के साथ केमिकल सिमिलैरिटीज को शो करते हैं, या वो गैसेस जो सॉल्वेंट के साथ केमिकल रिएक्शंस को शो करें, तो उन गैसेस की हमें सॉल्वेंट में ज्यादा से ज्यादा सॉल्युबिलिटी मिलती है। एंड फर्दर वाटर की अगर हम बात करें तो वाटर में उन गैसेस की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी जिन गैसेस की टेंडेंसी है टू शो आयनाइजेशन इन वाटर, कि वो गैसेस जो आयनाइजेशन रिएक्शन को शो करती हैं वाटर में, उन गैसेस की हमें वाटर में ज्यादा से ज्यादा सॉल्युबिलिटी मिलती है। जिस तरह से अगर हम अमोनिया लें, अमोनिया को जब हम ऐड करते हैं वाटर में तो ये आयनाइजेशन रिएक्शन को शो करती है टू फॉर्म अमोनियम आयन एंड OH नेगेटिव आयन। कि जब हमने अमोनिया को वाटर में ऐड किया तो हमें आयनाइजेशन रिएक्शन मिलती है जिससे बनता है अमोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन OH नेगेटिव आयन। तो इसीलिए अमोनिया की वाटर में हमें सॉल्युबिलिटी ज्यादा मिलती है। अगर हम ले HCl, तो HCl को भी अगर हम वाटर में ऐड करें तो ऐड करने पे ये भी आयनाइजेशन
रिएक्शन को शो करता है जिससे बनता है हाइड्रोनियम आइन एंड वी गेट क्लोराइड आइन, Cl नेगेटिव आइन। तो फर्स्ट केस में हमने शो किया कि अमोनिया को जब हमने वाटर में ऐड किया तो भी हमें आयनाइजेशन रिएक्शन मिल रही है, या HCl को अगर हम वाटर में ऐड करें तो भी हमें आयनाइजेशन रिएक्शन मिलती है। तो दोनों ही केसेस में आयनाइजेशन रिएक्शन मिल रही है। तो तभी हमने कहा कि वो गैसेस जो वाटर में आयनाइजेशन रिएक्शन को शो करती हैं तो उन गैसेस की हमें वाटर में सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा मिलेगी। तो इन जनरल अगर हम कहें तो वो गैसेस जो सॉल्वेंट के साथ केमिकल सिमिलैरिटी या केमिकल रिएक्शन को शो करती हैं तो उन गैसेस की हमें सॉल्वेंट में ज्यादा से ज्यादा सॉल्युबिलिटी मिलती है। तो ये था गाइस सेकंड फैक्टर, नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट। तो गैसेस और सॉल्वेंट दोनों का ही नेचर अफेक्ट करता है गैसेस की सॉल्युबिलिटी में। Then third factor that affects the solubility of gases in liquid is the effect of temperature. So effect of temperature. तो टेम्परेचर का इफेक्ट स्टडी करने से पहले हम डिस्कस करेंगे उन दो फैक्टर्स के बारे में which are responsible for the formation of solution। तो दो ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से सॉल्यूशन बनता है या सॉल्यूशन प्रोसेस के दौरान इन दो फैक्टर्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो जब भी हम गाइस सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं तो उसमें दो फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट वन इज द सेपरेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स and second one is the solvation। तो जब भी हम सॉल्यूशन को प्रिपेयर करते हैं तो सॉल्यूशन प्रिपरेशन में दो प्रोसेसेस की इन्वॉल्वमेंट होती है। फर्स्ट प्रोसेस है सेपरेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स और सेकेंड वन है सॉल्वेशन। तो जब भी हम सॉल्यूट पार्टिकल को सेपरेट करना है, अलग करना है, तो अलग करने के लिए हमें एनर्जी को सप्लाई करना पड़ेगा। जब हमें सॉल्यूट पार्टिकल्स की सेपरेशन करनी हो तो करने के लिए हमें एनर्जी को सप्लाई करना पड़ेगा। दैट मींस इस प्रोसेस में एनर्जी अब्सॉर्ब होगी और वो प्रोसेसेस जिनमें एनर्जी अब्सॉर्ब होती है दैट प्रोसेसेस आर नोन एज एंडोथर्मिक प्रोसेसेस। तो ये जो सेपरेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल है इट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो जब ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो इसके लिए गाइस डेल्टा H की वैल्यू, इंथैल्पी चेंज की वैल्यू हमें मिलेगी पॉजिटिव। हमने कहा कि अगर सॉल्यूट पार्टिकल्स को हमें सेपरेट करना हो, अलग करना हो, तो अलग करने के लिए हमें एनर्जी को सप्लाई करना पड़ेगा और वो प्रोसेसेस जिसमें हम एनर्जी को सप्लाई करते हैं ऐसे प्रोसेसेस को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस। और एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए इंथैल्पी चेंज डेल्टा H की वैल्यू हमें मिलेगी पॉजिटिव। और सेकंड जो प्रोसेस हमने कहा सॉल्यूशन फॉर्मेशन के लिए सॉल्वेशन। तो सॉल्वेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, कि जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो सॉल्यूट पार्टिकल और सॉल्वेंट पार्टिकल्स दोनों के बीच में एक न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सॉल्वेशन। तो सॉल्वेशन प्रोसेस में एक न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में। तो इसीलिए जब एक न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो रही है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में तो एनर्जी रिलीज होगी। तो जब सॉल्वेशन के दौरान एनर्जी रिलीज होगी तो ये सॉल्वेशन प्रोसेस होगा एक्सोथर्मिक, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए डेल्टा H का साइन हमें मिलता है नेगेटिव। जो सॉल्वेशन प्रोसेस है इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में एक न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी जिसकी वजह से
एनर्जी रिलीज होगी, प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा, इसीलिए डेल्टा एच का साइन होगा नेगेटिव। तो ये दो प्रोसेस हैं जो सॉल्यूशन फॉर्मेशन के लिए हेल्प करते हैं। अब जो हमारे पास हम डिस्कस कर रहे हैं केस सॉल्यूशन का, दैट इज गैस इन लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन, कि जब हम एक गैस को ऐड करते हैं लिक्विड में, गैस इन लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन हमें मिलेगा। तो अब इस प्रोसेस के लिए अगर हमें देखना है इंथैल्पी चेंज की वैल्यू, तो हम इन दो प्रोसेस को अप्लाई करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट वन जो हमने कहा सेपरेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। तो गाइस अब इस सॉल्यूशन में हमारे पास जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट इज गैसियस। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अकॉर्डिंगली देयर आर नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस आर प्रेजेंट बिटवीन द गैस पार्टिकल्स। क्योंकि हमारे पास अब ये जो सॉल्यूट होगा गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन में, तो यहाँ पे जो सॉल्यूट है वो गैसियस है। तो जब सॉल्यूट हमने गैसियस लिया है तो गैस पार्टिकल्स के बीच में तो ऑलरेडी नेग्लिजिबल फोर्सेस होती हैं, या उनके बीच में तो कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट नहीं होती है। तो इट मींस ये जो पहला यहाँ पे प्रोसेस हमने कहा सेपरेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, तो ये इस सॉल्युबिलिटी केस में अप्लाई नहीं होगा। ये जो पहला हमने प्रोसेस कहा सेपरेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, तो फर्स्ट केस इस सॉल्युबिलिटी केस में अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास जो हमने सॉल्यूट लिया है अभी वो गैसियस है और गैस पार्टिकल्स ऑलरेडी सेपरेटेड होते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अकॉर्डिंग। तो हमें यहाँ पे फर्स्ट प्रोसेस अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो सेकंड प्रोसेस अप्लाई होगा ओनली दैट इज सॉल्वेशन, कि जब गैस और लिक्विड आपस में कांटेक्ट में आएंगे, एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, तो कांटेक्ट में आने से उनके बीच में सॉल्वेशन होगी। और आपने पढ़ा कि जब सॉल्वेशन होती है तो प्रोसेस मिलता है एक्सोथर्मिक, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए डेल्टा एच का साइन होगा नेगेटिव। तो इस सॉल्युबिलिटी केस में ओनली प्रोसेस जो अप्लाई होगा गैस इन लिक्विड केस में दैट इज ओनली सॉल्वेशन। तो इसीलिए इस सॉल्यूशन केस में डेल्टा एच का साइन हमें मिलेगा नेगेटिव। तो अब इस सॉल्यूशन केस में डेल्टा एच का साइन नेगेटिव है। तो अब हमारे पास एक इक्विलिब्रियम है बिटवीन सॉल्यूशन एंड गैस एंड लिक्विड। तो अब अगर हमें यहाँ पे टेम्परेचर का इफेक्ट स्टडी करना है तो इक्विलिब्रियम केस में अप्लाई होता है प्रिंसिपल विच इज नोन एज ली-चाटलर्स प्रिंसिपल। तो गाइस ये प्रिंसिपल आपने 11th में डिस्कस किया हुआ है इक्विलिब्रियम यूनिट में। ली-चाटलर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली if we increase the temperature at equilibrium, then the equilibrium will shift towards endothermic process and vice versa। कि इक्विलिब्रियम स्टेज पे अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो टेम्परेचर के इंक्रीज होने से इक्विलिब्रियम एंडोथर्मिक प्रोसेस की तरफ शिफ्ट होता है, और इसका कन्वर्स कि अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम एक्सोथर्मिक प्रोसेस की तरफ शिफ्ट होगा। तो अब अगर हम अप्लाई करें यहाँ पे ली-चाटलर प्रिंसिपल, तो फॉरवर्ड प्रोसेस के लिए साइन डेल्टा एच का नेगेटिव है। फॉरवर्ड प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, तो दैट मींस अगर हम चाहते हैं कि गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में ज्यादा हो, कि इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ शिफ्ट हो, तो उसके लिए हमें टेम्परेचर को डिक्रीज करना होगा। अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो ली-चाटलर के अकॉर्डिंगली इक्विलिब्रियम एक्सोथर्मिक प्रोसेस की तरफ शिफ्ट होगा। तो हमारे पास जो फॉरवर्ड प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक है, तो टेम्परेचर के डिक्रीज होने पे ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ शिफ्ट होगा, जिसकी वजह से गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी हमें ज्यादा मिलेगी। तो अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं
तो उल्टा केस है, टेम्परेचर को अगर इंक्रीज किया तो फिर ये इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, मतलब गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में डिक्रीज होती जाएगी। कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर के बढ़ने से इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ आ जाएगा, क्योंकि अब यहां पे जो बैकवर्ड प्रोसेस है दैट इज एंडोथर्मिक। तो जब इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ आएगा तो ये गैस और लिक्विड दोनों अलग अलग हो जाएंगे, मतलब गैस की सॉल्युबिलिटी सॉल्यूशन में कम होती है जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। तो टेम्परेचर को जब भी हम डिक्रीज करेंगे तो डिक्रीज करने पे गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में इंक्रीज होगी। अगर हम चाहते हैं कि जो हमारे पास गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन है उसमें गैस की सॉल्युबिलिटी हमें ज्यादा मिले लिक्विड में, तो उसके लिए हमें टेम्परेचर को डिक्रीज करना होगा, कूलिंग करनी है। जितनी ज्यादा हम कूलिंग करेंगे, जितना ज्यादा टेम्परेचर हम डिक्रीज करेंगे, गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी, जो कि हम इस इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन से भी बता सकते हैं, ली चैटलर प्रिंसिपल के बेसिस पे। क्योंकि ली चैटलर कहता है कि टेम्परेचर के बढ़ने से इक्विलिब्रियम एंडोथर्मिक प्रोसेस की तरफ शिफ्ट होगा और टेम्परेचर डिक्रीज होने पे इक्विलिब्रियम एक्सोथर्मिक प्रोसेस की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। फॉरवर्ड प्रोसेस एक्सोथर्मिक है ये, तो इसीलिए टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा, जिससे गैस लिक्विड में ज्यादा से ज्यादा डिसॉल्व होगा। पर अगर हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो यही इक्विलिब्रियम बैकवर्ड साइड में आ जाएगा, क्योंकि बैकवर्ड प्रोसेस यहाँ पे एंडोथर्मिक होगा, जिससे कि गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी और गैस लिक्विड से अलग होता जाएगा। इसीलिए कोल्ड ड्रिंक्स जो है वो हम हमेशा ठंडी करके पीना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उसमें गैस की सॉल्युबिलिटी हमें लिक्विड में ज्यादा मिलेगी। या जैसा कि आपने देखा होगा, जब हम वाटर को बॉईल करते हैं तो पानी को जब हम हीटिंग स्टार्ट करते हैं तो बॉईल होने से पहले उस वाटर की सरफेस के ऊपर वी गेट टाइनी बबल्स। सरफेस के ऊपर हमें छोटे छोटे बबल्स मिलते हैं। वो छोटे छोटे जो बबल्स हैं वो क्या इंडिकेट करते हैं कि जब हमने टेम्परेचर को बढ़ाया, टेम्परेचर के बढ़ने से उस पानी में जो डिसॉल्व्ड गैसेस थी वो सारी गैसेस एस्केप होना स्टार्ट हो जाएगी, बाहर निकलना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से उस लिक्विड की सरफेस पे या पानी की सरफेस पे छोटे छोटे बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं। जब आप एक कंटेनर में लिक्विड को हीट करते हैं तो बॉईल होने से पहले ही हम देखते हैं कि पानी की सरफेस के ऊपर छोटे छोटे हमें बबल्स देखने को मिलते हैं। और वो बबल्स क्यों मिलते हैं? क्योंकि जो गैसेस उस पानी में डिसॉल्व होंगी वो सारी गैसेस बाहर निकलना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो गैसेस की सॉल्युबिलिटी वाटर में कम होती जाएगी, तो जितनी भी डिसॉल्व गैसेस होंगी वो सारी बाहर निकलना शुरू हो जाती हैं। तो जब गैसेस एस्केप होंगी तो एस्केप के दौरान वो जब सरफेस पे आएंगी तो सरफेस के ऊपर बबल्स की हमें फॉर्मेशन मिलेगी। तो इस तरह से टेम्परेचर अफेक्ट करता है गैसेस की सॉल्युबिलिटी को। तो जनरल अगर हम बात करें कि अगर हमें चाहिए कि गैसेस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में ज्यादा हो तो ऐसे केस के लिए हमें टेम्परेचर को डिक्रीज करना होगा, कि जितना ज्यादा हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर के डिक्रीज होने से गैसेस की सॉल्युबिलिटी गिवन अमाउंट ऑफ लिक्विड में इंक्रीज होती जाएगी। तो ये थे गाइस हमारे पास तीन फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं गैसेस की सॉल्युबिलिटी को लिक्विड में। तो फर्स्ट हमने कहा इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर के केस में हमने कहा कि जितना ज्यादा गैस का प्रेशर होगा उतनी ज्यादा गैस डिसॉल्व होगी गिवन अमाउंट ऑफ लिक्विड में। सेकेंडली हमने कहा नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट, वो गैसेस जो सॉल्वेंट के साथ केमिकल सिमिलैरिटी को शो करें, ऐसी गैसेस की सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। और थर्डली हमने कहा टेम्परेचर, तो टेम्परेचर जितना